दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। आज आप बोर्ड को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, करंट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं और इस टॉपिक पर हम आपके साथ रूबरू करेंगे। अभी हाल के ही दिनों में राजस्थान में विधायकों को लेकर के जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रस्साकसी चली, वह आप सभी लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा। तो मेरे समझ में आया कि दोस्तों क्यों न इस टॉपिक को एक बार आप लोगों के सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ, जो कुछ मुझे आता है। और आज की टॉपिक है दल बदल विरोधी अधिनियम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश को भी जानना ज़रूरी है, इसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि आयोग में जो परीक्षाएं होंगी वो करंट को लेकर होती हैं। जीएस और तत्कालीन घटनाओं को मिलाकर ही आपके पेपर सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसी से संबंधित एक मामला है 1992 में कियोतो होलोहन वाद। 1992 नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन याद करने में आसानी होगी। जो नाम टेढ़े मेढ़े होते हैं वो उसके कुछ अक्षर याद है तो एग्ज़ाम में आते ही दिख जाता है कि यही मामला है। हालांकि जो ये विवाद था वह था कियोतो होलोहन वर्सेस जाचनहलिव विवाद। गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, कियोतो होलोहन वर्सेस बनाम जाचनलेहू विवाद। नाम बड़ा टिपिकल है, ऐसा नहीं कि कुछ है, ये व्यक्ति का नाम है। ये नागालैंड के एक राजनेता थे, ये विवाद था मामला। तो दल बदल विरोधी अधिनियम को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है, आप सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे, आया राम गया राम। इसको आप मुस्कुराएंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। दल बदल को अधिनियम को, विरोधी अधिनियम को आया राम गया राम अधिनियम भी कहा जाता है। तो दल बदल को आया राम गया राम अधिनियम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल मेरे दोस्तों, 1967 और 70 के बीच के कालखंड में नेता अपने लाभ के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए जब चाहे किसी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो जाते थे। निहित स्वार्थों के लिए ये नेता अपने लाभ के लिए किसी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो जाते थे। इसका परिणाम क्या होता था? इसका परिणाम सरकारें अस्थिर हो जाती थीं, सरकारें गिर जाती थीं, पुनः चुनाव होते थे और चुनाव में धन खर्च होता है और वह धन का जो अतिरिक्त भार है वो आप जानते हो कि जनता की पीठ पर पड़ता है। उसका असर नेताओं पर नहीं पड़ता। वो नेताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं। वो एक बार नेता बनने के बाद उनकी, भारतीय लोकतंत्र में अगर मैं अर्थयुक्त नहीं कर रहा हूँ इस बात पर आप चिंतन करें, ये कुछ ही लोगों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय लोकतंत्र में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य इस समय चल रहा है आज़ादी के बाद, मैं आज़ादी के पहले के नेताओं की बात नहीं कर रहा, वो त्याग की मूर्ति थे, वो बलिदान की मूर्ति थे। उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया है। लेकिन आज़ादी के बाद, संविधान निर्माण के बाद और 60-70 के दशक से बाद के जो नेता हैं वो बलिदान जनता का करते हैं और लाभ अपना कमाते हैं। तो ये बड़ा चर्चा का विषय है, इस पर आप मंथन कीजिए और चुनाव के समय इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि ये आया राम गया राम क्यों कहा गया दोस्तों। तो 1970 के दशक में एक नेता ही थे, हरियाणा का नेता थे, उनका नाम ही था गया राम। कहीं कहीं गया राम मिलता है और कहीं कहीं गया लाल मिलता है, दोनों नाम समझ लीजिएगा। हरियाणा के ये विधायक थे 1970 में, गया राम। इन्होंने, बड़े ध्यान सुनिए, इन्होंने एक ही दिन में
3 पार्टियों की सदस्यता लिया। ये महानुभाव एक ही दिन में 3 पार्टियों की सदस्यता उन्होंने लिया निहित स्वार्थ के लिए। परिणाम ये हुआ कि सरकारें अस्थिर होती थी, तो ऐसी घटना न होने पाए, इसीलिए दल बदल विरोधी अधिनियम को लाने का श्रेय जो है वह है राजीव गांधी की। इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया और इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। और दोस्तों वो है 52वां संविधान संशोधन 1985। मैंने लिखा है लेकिन मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, लिख इसलिए दिया कि समय को बचाने के लिए, लेकिन मैं समझाऊंगा डिटेल इसके साथ। मैंने कहा ना ये बहुत मज़ेदार मसालेदार टॉपिक है ये। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ उसके द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया। तो एक अमेंडमेंट आपको यहाँ पकड़ के बैठना है एक तो, और इसके अलावा इस दल बदल अधिनियम को 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में भी जोड़ा गया। तो यहाँ 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस प्रधानमंत्री के कालखंड में लाया गया था, दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपके साथ कि संविधान का संशोधन कब हुआ था, तो 52 अमेंडमेंट, और किस शेड्यूल में जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, ये दल बदल विरोधी अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो ये और इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। इसको ड्राफ्ट को तैयार किया था हंसराज भारद्वाज। उस समय ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री में ये कानून मंत्री हुआ करते थे, इनका नाम है हंसराज भारद्वाज। इन्होंने दल बदल विरोधी अधिनियम का ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या है कि कौन से ऐसे लोग होंगे अगर वैसे कृत्य करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कौन लोग हैं पहले ये देखिए इसके लागू किस पर होगा। दल विरोधी अधिनियम लागू किस पर होगा, तो यह निर्वाचित सदस्यों पर लागू होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो निर्वाचित हैं, जो इलेक्टेड हैं, या जो मैं ये कह लूँ कि जो विधानसभा या लोकसभा के मेंबर हैं, चाहे वो मनोनीत हों, चाहे इलेक्टेड हों, चाहे निर्दलीय हों, वो उनके ऊपर लागू होगा अगर वो ऐसा कृत्य करते हैं तो निर्वाचित सदस्यों में सांसद और विधायक हो सकते हैं। सांसद की बात करेंगे तो संसद हो जाएगा, और विधायकों की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब सदस्य कौन लोग होते हैं, सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एक निर्दलीय होते हैं, और मनोनीत होते हैं। निर्वाचित होते हैं जो किसी पार्टी से चुने जाते हैं। निर्दलीय वो होते हैं जिनका कोई दल नहीं होता है। सब दल एक नारा चला था, सब दलों में दल है, सबसे सही निर्दल है। ये नारा चला था कि सभी दलों में दल है, सबसे सही निर्दल है। तो निर्दलीय जो किसी भी पार्टी के बैनर तले, झंडे तले, चिन्ह के चुने चुनाव नहीं लड़ते और जीतते हैं, ये इनका अपना खुद का चुनाव चिन्ह मिलता है, इनको स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, वो निर्दलीय होते हैं। मनोनीत, जैसे आप जानते हैं, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या चर्चा करनी, कौन लोग अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये देखिए, अगर वे दल के निर्देशों को नहीं मानते। अब दल के निर्देशों को, दोस्तों, पार्टी का जिस राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर सदस्यता ग्रहण किया है, उस पार्टी के निर्देशों को उस सदस्य को मानना अनिवार्य है। ये पार्टी का अनुशासन कहता है कि उसको उसके बातों को मानना अनिवार्य होगा। जहाँ पर उससे कहा जाएगा कि आप वहाँ पर वोटिंग कीजिए, वहाँ पर आपको मतदान करना होगा। इसीलिए हर पार्टी अपना एक विप, WHIP विप, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं सचेतक, नियुक्त करती है।
जो पार्टी के अनुशासनात्मक गतिविधियों की निगरानी रखता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हर पार्टी अपना एक व्हिप नियुक्त करती है, सचेतक नियुक्त करती है, जो पार्टी के अनुशासनात्मक गतिविधियों की वो क्या बोलते हैं जांच करता है, वो देखता रहता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति दल के निर्देशों को नहीं मानता और 15 दिन के अंदर उसको क्षमादान पार्टी से नहीं मिला, तो दल बदल के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। अब यहां पर आपके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए कि सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले। इस टॉपिक को मैं यहां और बताता हूं, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं लिख लिया लेकिन समझाते चलूंगा। इस पर आप मंथन कीजिए। सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले। अगर वो सांसद हैं तो अनुच्छेद 102, और अगर विधायक हैं तो आर्टिकल 194। ये क्या है? इसके अंतर्गत है कि कोई भी व्यक्ति जो सदन की सदस्यता ग्रहण करता है उसे अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है, स्वतंत्र रूप से उसको मतदान करने की पूरी आज़ादी है, और वह ये विधायकों के संबंध में वो अपने विचार रख सकता है जब चाहे, या जिसको चाहे वो स्वतंत्र रूप से वोटिंग कर सकता है। लेकिन क्या ये जो टॉपिक है यहाँ पर लागू होता है? ये चिंतन कीजिए इस बात पर। आर्टिकल 19A जो सारे लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है, क्या जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बुनियाद है, क्या वो वहाँ पर लागू होता है? दोस्तों 105 होगा, सॉरी, ये सदस्यों को विशेषाधिकार है। अगर संसद सदस्य है तो उनको 105 में है, और विधायक है तो 194। तो इस पर आप चिंतन कीजिए। जब पार्टी अनुशासन की बात आती है तो क्या ये लोग स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। जहां पार्टी कहेगी ये लोग वहीं पर मतदान करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी उनको अपने दल से उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसका मतलब वर्तमान परिस्थितियों में अब लोकतंत्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, अब महत्वपूर्ण है अस्थायित्व, अब महत्वपूर्ण है पार्टी का अनुशासन। बहुत गौर सुनिएगा इन बातों को, ठीक है। लेकिन हम दल बदल पर हैं तो वो मैंने आपको चिंतन करने के लिए बात का, इस पर जरा गौर कीजिएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से अगर दल की सदस्यता त्याग देता है तो भी दल बदल के आधार पर बाहर कर दिया जाएगा। निर्दलीय सांसद या विधायक है, सदस्यता वो विधानसभा या लोकसभा का सदस्य है, लेकिन अगर उसने किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो दल बदल के आधार पर वह भी अयोग्य हो जाएगा। मनोनीत मेंबर जो हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो 6 माह के अंदर अगर किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं तो वो भी अयोग्य हो जाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस पार्टी ने मनोनीत किया, तो अब तेंदुलकर 6 माह के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो वो दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है दोस्तों दल बदल की लिस्ट। क्या अगर दल के निर्देशों को मानता नहीं तो 15 दिन के अंदर उसको समाधान नहीं मिलता तो वह अयोग्य हो जाएगा। स्वैच्छिक रूप से अगर दल की सदस्यता त्याग करता है तो अयोग्य हो जाएगा। निर्दलीय सदस्य है लेकिन किसी पार्टी का उसने सदस्यता ग्रहण कर लिया तो वो अयोग्य हो जाएगा। मनोनीत सदस्य है, 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेता है तो वो भी अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है जिनको इस आधार पर अयोग्यता से बाहर किया गया है। क्या है? नंबर 1, स्पीकर, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभापति और उपसभापति, इनको दल बदल के आधार पर इस आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर बाहर रखा गया है। ये अपवाद है। ब्रिटेन में जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है, वहाँ कॉमन सभा है, जब कोई अध्यक्ष बन जाता है तो वह दल की सदस्यता को त्याग देता है,
वह निर्दलीय हो जाता है। लेकिन भारत में अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो वह दल की सदस्यता त्याग नहीं करता है, पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वह स्वतंत्र होता है, उसका पद बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बहुत बड़े पद पर बैठता है। इसलिए उससे इस बात का अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि इन लोगों को, या सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ते हैं कि इन लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब निर्णायक मत देने की अधिकार होती है तो ये अपना मत देते हैं। ठीक है। पार्टी के अगर 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, ये है 91 संविधान संशोधन 2003, ये वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में जोड़ा गया। पहले ध्यान सुन लें इस बात को, पहले जो 52वां संविधान संशोधन 1985 था, यहाँ सुने मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं चाक दूसरा ले लेता हूँ। पहले जो 52वां संविधान संशोधन 1985 था, इसके तहत ये था कि केवल 1/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, 52 अमेंडमेंट में यह था कि 1/3 सदस्य अगर अन्य किसी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसको और कठोर बनाने के लिए यह कर दिया गया कि 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में विलय करते हैं, ये 91वां संविधान संशोधन, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। दल किसी को निष्कासित करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर यही बात है, अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देगा तो दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा, परंतु अगर निष्कासित किया जाता है तो अयोग्य नहीं होगा। अब इस दल बदल पर निर्णय कौन देगा? तो पीठासीन अधिकारी होगा, चाहे वो स्पीकर हो सकता है, डिप्टी स्पीकर हो सकता है, सभापति हो सकता है या उपसभापति हो सकता है। इसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जाती है और यही मामला है कियोतो होलोहन-वाद 1992। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा, लोक पीठासीन अधिकारी के निर्णय की, दल बदल के आधार पर निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जाती है। और चंद्र कुमार के मामले में यह कहा कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का आधारभूत ढांचा है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बड़ा डिटेल पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों, इस कियोतो होलोहन-वाद से क्या प्रोसेस बना, ये देखिए। तो ये देखिए, स्पीकर के पास दल बदल पर निर्णय करने का अधिकार है। स्पीकर के पास दल बदल कर निर्णय करने का अधिकार है, माने दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की अयोग्यता और अयोग्यता की जांच करने का अधिकार किसके पास है? स्पीकर के पास है। अब यहां गौर करें, इसके मामले में न्यायपालिका दखल नहीं देगी जब तक वह निर्णय नहीं देता। अब यहां गौर कीजिए दोस्तों, यहां एक मंथन करने की आवश्यकता है और ये इसमें कमी है। स्पीकर ने उस पर अगर उस व्यक्ति पर निर्णय नहीं दिया, संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि उसको निर्णय 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में देना है, ये कतई नहीं लिखा है। अगर वो 5 साल तक निर्णय नहीं देता है, उसको ठंडे बस्ते में रखता है, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसा स्पीकर कर सकता है, क्योंकि संविधान में कहीं भी समय का वर्णन नहीं है कितने अवधि तक उसको रिपोर्ट करना है। इसका मतलब अगर स्पीकर ने उस पर निर्णय नहीं दिया, 5 साल तक उस पर निर्णय नहीं दिया, तो वह अयोग्य नहीं होगा, उसकी दल की सदस्यता, या ये मैं कहूँ कि उस सदन की सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, और तब तक न्यायपालिका दखल नहीं दे पाएगी। लेकिन जहां उसने निर्णय दिया, ये देखिए, जहां उसने निर्णय दिया स्पीकर ने, त्यों सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा, अगर ऐसा गलत पाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, वास्तव में स्पीकर के जो कार्य हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक प्रक्रियात्मक है और एक अयोग्यता की जांच करना है। तो जो प्रक्रियात्मक है उसमें क्या है? उसमें प्रक्रियात्मक में जो प्रक्रियाओं का संचालन करता है, जैसे ये है कि सदन का अधिवेशन बुलाना, नियमित बैठकें करना, उसका
सत्र को जो है कुछ समय के लिए समाप्त करना, लोगों को बोलने का निर्णय देना, ये तमाम ऐसे मामले थे। ठीक है। और दूसरा है अयोग्यता की जांच। तो अयोग्यता की जांच क्या है? दल बदल के मामले पर है। अयोग्यता की जांच क्या है? दल बदल के मामले पर है। तो दल बदल विरोधी अधिनियम के इन समस्याओं को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान सुने, सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के मामले में यह विचार रखा कि क्यों न, ध्यान सुने, क्यों न स्पीकर से दल बदल पर निर्णय करने का अधिकार ले करके इस मामले को एक अधिकरण बनाया जाए। इस मामले पर एक अधिकरण बनाया जाए और इस अधिकरण में रिटायर्ड न्यायाधीश हों, वो जांच करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दिया। क्या दिया? कि मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों न अध्यक्ष के इस अधिकार को ले करके किसी एक अधिकरण, ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाए और उसमें जो सदस्य हों वो रिटायर्ड न्यायाधीश हों। एक विचार रखा गया। अच्छा, यहाँ पर सचिन पायलट का मामला क्या है? सचिन पायलट ने जो बात रखी, उन्होंने कहा कि मुझको दल बदल के आधार पर अयोग्य कैसे हो सकता हूं, क्योंकि दल बदल की जो जांच होगी उनके सदन के अंदर के कार्यों पर होगी, सदन के बाहर के कार्यों पर नहीं। तो सदन के अंदर ना ही उन्होंने इसका विरोध किया, न इन पार्टी के व्हिप का विरोध किया, क्योंकि व्हिप सचेतक कहाँ अपने बात पर अधिकार दिखा सकता है? सदन के अंदर। सदन के बाहर उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। इसी मामले पर सचिन पायलट को अलग किया जा सकता है। सचिन पायलट के ऊपर दल बदल के आधार पर लागू नहीं होगा। तो ये रहा आपका दल विरोधी अधिनियम, जो कि एक बहुत बर्निंग टॉपिक था और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, तो 2 अमेंडमेंट पढ़ के चलेंगे। 52 में 1/3 था, लेकिन 91 में 2/3 हो गया। ठीक है। तो इसके आधार पर विलय नहीं होगा। तो ये रहा आपका दल विरोधी अधिनियम। यह वीडियो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग एक छोटे से, ये कहूँ कि छोटे से कस्बे से हम बिलोंग करते हैं और इसी उम्मीद के साथ बिलोंग करते हैं कि आपका समर्थन मिलेगा। और इस पर एक लाइन है कि चला था जनाबे अकेली मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैंने इस रास्ते पर कदम अपना अकेले रखा है और आपका सहयोग बनेगा तो एक दिन कारवां बनेगा। बहुत बहुत